हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने कारक के दो प्रमुख भेद कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं करण कारक से। कारक का तीसरा जो भेद है वो है करण कारक। करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साधन या माध्यम। साधन या माध्यम। शाब्दिक अर्थ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि साधन या माध्यम के रूप में इस कारक का प्रयोग होगा। परिभाषा के रूप में जानते हैं, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन करता है उसे करण कारक कहते हैं। गौर कीजिए परिभाषा पर। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कर्ता क्रिया को संपन्न करता है किसी न किसी माध्यम से, तो वो माध्यम क्या होगा? करण कारक। जैसे ललिता चाकू से फल काटती है। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। प्रथम उदाहरण में देखिए, काटना क्रिया है। इस क्रिया को ललिता कर्ता संपन्न करती है। अब ये क्रिया किस माध्यम से संपन्न हो रही है? चाकू से। तो यहाँ पर चाकू करण कारक है। इसी प्रकार से बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। खेलना क्रिया है। इस क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता बच्चे हैं। अब कर्ता ये जो क्रिया है किससे संपन्न हो रही है? खिलौनों के माध्यम से। तो खिलौने यहाँ पर करण कारक हैं। करण कारक का जो पहचान चिन्ह होता है से
या के द्वारा या द्वारा। ये कारक चिन्ह है। इन कारक चिन्हों के माध्यम से हम कर्ण कारक को पहचानते हैं। अगर से चिन्ह नहीं भी हो तो हमें परिभाषा के अनुसार ध्यान में रखना है कि कर्ता जो क्रिया संपन्न कर रहा है वो किस माध्यम से कर रहा है, किस साधन से कर रहा है। यदि उसमें साधन या माध्यम है तो वह कर्ण कारक होगा। इस कर्ण कारक की पहचान करने के लिए हमें क्रिया के साथ में किससे प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना पड़ेगा। जब हम ये किससे प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कर्ण कारक है या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ हम क्रिया के साथ में प्रश्न जोड़ते हैं, ललिता किससे फल काटती है, तो जवाब मिलता है चाकू से। इसका मतलब ये हुआ चाकू कर्ण कारक है। इसी प्रकार से बच्चे किससे खेल रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा खिलौनों से। तो याद रखिए क्रिया के साथ में किससे प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है और प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्ण कारक होगा। पहचान चिन्ह से भी है, के द्वारा भी है या द्वारा भी है। अन्य उदाहरण देखिए, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। तो माध्यम है पत्र, तो यहाँ कर्ण कारक है। पिताजी बस के द्वारा जयपुर गए, तो पिताजी किससे जयपुर गए, बस से या बस के द्वारा, तो यहाँ बस के द्वारा भी कर्ण कारक है। तो बड़ा आसान है। कर्ता जो क्रिया कर रहा है किस साधन या किस माध्यम से कर रहा है, वो माध्यम यदि वाक्य में है तो वही हमारा कर्ण कारक होगा। इसके बाद है संप्रदान कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, तो शब्द पर गौर करते हैं। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। देना या प्रदान करना। परिभाषा के रूप में अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है वह क्रिया किसके लिए कर रहा है। जिसके लिए वो क्रिया करता है वही संप्रदान कारक होता है।
तो वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, कर्ता किसके लिए क्रिया कर रहा है, जिसके लिए क्रिया कर रहा है वही संप्रदान कारक होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय गया। तो यहाँ जाने की जो क्रिया है, कर्ता ने यहाँ गया क्रिया है, मैं कर्ता है। अब यहाँ पर विद्यालय जाने की जो क्रिया है जो कर्ता के द्वारा हुई है वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, किस कारण से हुई है, तो उत्तर है आपका पढ़ने के लिए। तो ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। के लिए संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। के लिए इस कारक चिन्ह से हम संप्रदान कारक को पहचानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं के लिए हो, कहीं कहीं को का प्रयोग भी होता है जिसे हम कर्म कारक का परसर्ग मानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्ता किसके लिए क्रिया करता है वही संप्रदान कारक है। पहचान के लिए कारक चिन्ह है, इससे पता लगा लेंगे। लेकिन निम्न स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ के लिए कारक चिन्ह नहीं होगा, फिर भी वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो निम्न स्थितियों में भी संप्रदान कारक होता है। नंबर 1, यदि कर्ता के द्वारा कोई वस्तु किसी को स्थायी रूप से दी जाती है तो देने के अर्थ में के लिए का प्रयोग नहीं होता, को का प्रयोग होता है, फिर भी वहाँ पर संप्रदान होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि कर्ता के द्वारा किसी को कोई वस्तु
प्रदान की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, चाहे परसर्ग को हो। याद रखिए, यदि कर्ता के द्वारा किसी को कोई वस्तु प्रदान की जा रही है तो वह संप्रदान कारक होगा। देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। वहाँ पर जो आपको परसर्ग मिलेगा वो मिलेगा को, के लिए नहीं मिलेगा। जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया। अब देखिए, यहाँ क्रिया जो है देना है। शर्त क्या है? कर्ता के द्वारा किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो संप्रदान कारक होता है, चाहे परसर्ग को हो। यहाँ पर परसर्ग को है तो सामान्यतः हम कर्म कारक में चले जाएंगे और हम इसे कर्म कारक कर देंगे। लेकिन क्रिया यदि देने के अर्थ में है तो फिर यहाँ पर ये को के लिए ही है और संप्रदान कारक है, ना कि कर्म कारक। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। दूसरी शर्त, अभिवादन करने में संप्रदान कारक होता है, चाहे परसर्ग को हो। यदि हम किसी को अभिवादन कर रहे हैं तो वहाँ संप्रदान कारक ही होगा, चाहे परसर्ग को क्यों ना हो, ये याद रखना। जैसे पिताजी को प्रणाम, यहाँ पर को कारक चिन्ह है तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म है। अभिवादन में संप्रदान कारक होता है, चाहे कारक चिन्ह को क्यों ना हो। इसके अलावा यदि के लिए कारक चिन्ह नहीं है, उसके स्थान पर निमित्त वास्ते के लिए परसर्ग के स्थान पर निमित्त वास्ते शब्दों का प्रयोग होता है,
तो भी संप्रदान कारक होता है। यदि वाक्य में तेरे लिए, के लिए स्थान पर निमित्त वास्ते शब्द आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं है। निमित्त और वास्ते का अर्थ भी के लिए ही होता है। जैसे मोहन के वास्ते मिठाई लाया। तो यहाँ के वास्ते, यहाँ के वास्ते का अर्थ है के लिए, मोहन के लिए, तो यहाँ कर्ण कारक होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुख्य चीज़ तो आपको परिभाषा ही ध्यान में रखनी है कि यदि कर्ता किसी के लिए क्रिया संपन्न करता है तो जिसके लिए क्रिया संपन्न करता है वही संप्रदान कारक होगा। पहचानेंगे कैसे? तो हमें प्रश्न करना है क्रिया के साथ में किसके लिए। अगर हमें पहचानना है कर्म का संप्रदान कारक को, याद रखिए संप्रदान कारक को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि क्रिया के साथ में किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द आपको जोड़ना है। जब आप प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे